का समसामयिकी की क्लास में स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। इससे पहले हमने अभी तक 2 क्लास समाप्त कर चुका हूं, तो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना के विषय में जानते हैं। तो भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मिशन मोड में काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम जो 76,000 करोड़ रुपए के तहत चिप निर्माण संयंत्रों एवं असेंबली स्टेट्स यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हेतु दीर्घावधिक रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई। यह मिशन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। स्मरणीय अर्थात याद रखने की बात इसमें यह है कि 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्थात अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इस यूनिट की स्थापना HCL अर्थात हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर के यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक करेगी। तो इसको जूम करके ही थोड़ा सा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सही रहेगा। तो HCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं। कौन काम करने वाली कंपनियां हैं? यह यूनिट मोबाइल फोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रतिमा उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2027 तक सुनिश्चित रहेगा। स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां जैसे कि माइक्रोन ATMP गुजरात साणंद अर्थात मेमोरी चिप असेंबली टेस्ट संयंत्र 22,500 करोड़ रुपए के निवेश मंजूरी जून 2023 में। टाटा PSMC फैब धुलेरा गुजरात में, कहाँ पे? धुलेरा गुजरात में 28 nm लॉजिक चिप फैब्रिकेशन फैक्ट्री एवं 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से मंजूरी से लागू किया गया था। वही है TSAT अर्थात टाटा ATM जिसे मोरीगांव। तो फॉक्सकॉन भारत का जो फॉक्सकॉन है, ये जो भारत का है, भारत में ये पहला चिप निवेश है। भारत में ये पहला चिप निवेश है। थोड़ा सा रुकेंगे। आगे हम क्या जानेंगे? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र जो नोएडा एवं बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किया था। डिजाइन केंद्र को मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। पहला नोएडा और बेंगलुरु। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीकी पर चिप डिजाइन का कार्य करेंगे। ये देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7 nm व 5 nm डिजाइन कर चुके थे, लेकिन 3 nm पर कार्य करना एक नई सीमा है।
जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष 2015 से 25 पूर्ण। भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य में 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा है अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाएं। याद रखने बात यह है कि 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के तहत 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2025 तक PMJJBY अर्थात PMSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए। PMJJBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई। PMSBY योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया। 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई। APY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं, जिसमें 7.08 करोड़ नामांकन PM जन धन योजना खाता धारकों के हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारक नामांकन है। अटल पेंशन योजना, जिसे APY के नाम से जानते हैं, अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। अन्य प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVBY 2017 में लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय के द्वारा LIC के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 में लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय जननी सुरक्षा योजना JSY जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे PMJJBY के नाम से भी जानते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों, डाकघरों के खाता धारक वे इसमें शामिल हो सकते हैं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम दिए होगा, जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है।
यद्यपि एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपए है। इस योजना के तहत 18 से 17 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष 20,000 रुपये प्रीमियम दिए है। अगली चीज जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025। फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आज अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। तो विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे 2025 में मुंबई में इसे आयोजित किया गया। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? यह ऑरेंज इकोनॉमिक का इसे कहा जाता है। किसे? फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं, जिसे मुंबई में आयोजित किया गया। याद रखने की बात यह है कि वर्ल्ड आइडियो, इसका जो वेब्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड आइडियो विजुअल्स एंड एंटरटेनमेंट समिट, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार के द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। ये पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। सम्मेलन की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना और देशों को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवप्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के प्रवेश में उपस्थित हुए। वेब्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। भारत ने वेब्स मंच से वर्ष 2029 तक 50 अरब डॉलर के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। भारत पवेलियन कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर के आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि, क्रिएटर्स लीप में दिखा रहा था। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। मुंबई में स्थापित हो रहा ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGCXR सेक्टर को समर्पित होगा। वेब्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि क्रिएट इन इंडिया चैलेंजिंग सीजन फर्स्ट का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर के न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रयास किया।
भारतीय कंपनी OML, भारतीय कंपनी OML ओनली मच लाउडर। और रूस की जो प्राइम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सव व सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CJENM और अमेजन प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इस मंच पर की गई, जिसके तहत प्रीमियम कोरियाई कंटेंट के वैश्विक वितरण पर सहमति बनी। इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत UK आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। फरवरी से मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान और PM श्री योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ रुपए की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने ने इस नीति के त्रिभाषी सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फार्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। अब याद रखने की बात यह है कि संसद की शिक्षा अस्थायी समिति ने भी 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि जब तक तमिलनाडु NAP 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को NAP लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र की तीसरा बड़ा सुधार है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2040 तक भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा होगी या स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा और तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा से गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 में अनुच्छेद आर्टिकल 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और आर्टिकल 210 जो है ये विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात करता है। वही 350 आर्टिकल है शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। किसमें? 350 का में। वही 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन। विंझम्स अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। विंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। अर्थात तिरुवनंतपुरम में विंझम्स बंदरगाह जो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत ये दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों जो पूरा पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। पीएम मोदी ने 2 मई 2025 को विंझम्स अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किए। याद रखने की बात है कि विंझम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। क्या है? ये पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर और कुछ स्थानों पर ये 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है, जिसे आगे चल करके चरणबद्ध विस्तार के द्वारा 27 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड व ड्रैगन सेवा में विंझम्स को शामिल किया, जिससे ये सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। विंझीजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया और पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028 से 29 तक खर्च किया जाएगा। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदारी रहे। लगभग 5,995 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा तथा लगभग 817.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा वेबिलिटीज गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।